हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा एक्ट होता है हिंदू लॉ, जिसे हम आधुनिक हिंदू विधि भी कहते हैं। आज उसका मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने वाला हूँ, टॉपिक कराने वाला हूँ। यहाँ से अक्सर हमारे एलएलबी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी बात, ये हमारी नॉलेज बेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये हमारे एलएलबी में एग्ज़ाम में आता है, दूसरा हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तीसरा अगर हम आज जो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति आज किसी ना किसी कारण से परेशान है, और जिसमें सबसे बड़ा कारण आज 498 यानी दहेज की समस्याएं हैं। दहेज के लिए प्रत्येक लड़की है, लड़की जो होती है, जब भी कोई वारदात होती है तो वो लड़की पे सबसे पहले केस एक दहेज प्रथा का ही डालती है। चाहे मुकदमा किसी और प्रकार का सही, चाहे बात कुछ और हुई या लड़ाई झगड़े कोई और हुए हों, लेकिन सबसे पहले लड़की दहेज प्रथा डालती है। दहेज प्रथा में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम जो लड़का पक्ष होता है उसमें समस्या ये होती है कि वो साबित कैसे करें कि जो उन्होंने वस्तु दी है वो कितनी दी है, कैसे दी है। लड़की क्या कहती है कि जो हमने वस्तु दी है वो दान में दी है, वो तो दान बता देती है, और जब वो मुकदमा डालती है वो दहेज का डालती है कि हमसे दहेज की मांग की गई है। तो यहाँ पर जो हमने आज देखा है, यहाँ पर वो साफ साफ लिख के बताया गया है कि दहेज कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी चीज़ें दहेज नहीं होती हैं, और कौन सी वस्तुएं दहेज कब कहलाती हैं और कब नहीं कहलाती हैं। ये सारी जो बातें हैं आज इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको ये सारी चीज़ें देता रहूँगा आपके यूट्यूब चैनल पर। आप कंटिन्यू इन चीज़ों को देखते रहिएगा। अगर आप लॉ फील्ड में हो, लॉ से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है। ठीक है, देखते हैं दहेज की परिभाषा। और वीडियो पे चलने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और बेल आइकन घंटी को दबा लो, क्योंकि आपको इसी प्रकार की नॉलेज हम आपको देते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ड्योरी, दहेज की परिभाषा। दहेज की नई परिभाषा अब इस भांति है: कोई भी संपत्ति, यानी कोई भी आपकी जो वस्तु है, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, जो विवाह के पक्षकारों में से एक ने दूसरे को या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या पक्षकारों के माता पिता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के पूर्व या विवाह के समय या विवाह के पश्चात विवाह के संबंध में दी है। देखो, ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आप सीधी सीधी बातों में बता देता हूँ। अगर आपके माता पिता, आपके संबंधी, आपके रिलेटिव या आपसे कोई भी जो परिचय रखता है, आपकी शादी से पहले या शादी के वक्त या शादी के बाद आपको कोई मूल्यवान वस्तु देते हैं या कोई संपत्ति देते हैं, या तो वो आपको प्रत्यक्ष रूप में दे देते हैं कि ये आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ ये वस्तु है या ये संपत्ति है, ये आपकी है, या वो उसका वहाँ पे घोषणा कर देते हैं कि मैं आपकी शादी के बाद 1 महीने बाद या शादी से 1 महीने पहले या शादी वाले दिन मैं आपको बहुमूल्य वस्तु दूंगा, या शादी के बाद मैं आपको 100 गज का प्लॉट दे दूंगा। इस प्रकार की अगर घोषणा करते हैं शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद, लड़की के माता पिता, लड़की के सगे संबंधी या लड़की के कोई आसपास के व्यक्ति, उसको इस भाषा में दहेज कहा जाता है। यानी कि उस समय वो वहाँ पर कहते हैं कि वो लड़की के लिए दान दिया गया है। वो ही वस्तु जब नोट की जाएंगी तो वो दान के अंदर नोट की जाएंगी कि जो उनके लड़की की फैमिली, रिलेटिव, वो सब उसे देते हैं। या देने का वचन दिया, अभी जो ऐसे मैंने आपको बताया था कि वचन देते हैं, जैसे देने का वचन है। सेक्शन यानी धारा, इस संशोधन के पूर्व, मतलब जो ये संशोधन हुआ था, कह रहे थे कि इससे मतलब ये चीज होती है कि लड़की को शादी से पहले, शादी के वक्त या शादी के बाद। अब यहाँ बात करते हैं सेक्शन धारा 2 में, इस संशोधन के पूर्व संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। संपत्ति होती है घर, जमीन, मकान, खेत,
भैंस ऐसे, या मूल्यवान प्रतिभूति जैसे हीरे जवाहरात, सोना चांदी ऐसे, या कोई और कीमती उपहार। पूर्व संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज तब तक ही कहला सकती थी जबकि उसे बतौर विवाह के अनुदान किया गया है। अगर वो विवाह के समय वो संपत्ति या मूल्यवान वस्तु वो विवाह के रूप में दी जाती हैं तो दहेज कहला सकती थी, जबकि उसे बतौर विवाह के अनुदान के दिया गया है। मतलब वो विवाह के रूप में नहीं दिया गया, वो एक गिफ्ट के तौर पे उसके आसपास में शादी के पहले या शादी के बाद में दिया गया है। अनुभव से यह पाया गया कि यह सिद्ध करना कि संपत्ति बतौर विवाह के अनुदान के दी गई है अत्यधिक कठिन है। मतलब यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारा एक्ट हमसे खुद कह रहा है कि यहाँ पर हम यह कैसे पता करें कि कौन सी संपत्ति हमें शादी में दी गई है, दहेज के रूप में दी गई है, कौन सी वस्तु अनुदान के रूप में दी गई है, कौन सी प्यार मोहब्बत में दी गई है कि ये मैं आपको इसे दान दे रहा हूँ लेकिन दहेज नहीं है। तो इसकी जो जानकारी है ये देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब दहेज प्रथा का जो केस डाला जाता है वो लड़की पक्ष से डाला जाता है, और लड़की पक्षी तो इस चीज को साबित कर सकता है कि किसने कौन सी वस्तु दहेज में दी है, कौन सी दान में दी है। अब ये लड़के को साबित करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये हम लड़की पक्ष के पास तो जा नहीं सकते कि भाई आप हमें बता दो कौन सी दहेज की चीज है, कौन सी दहेज की नहीं है। तो ये बहुत ही अत्यंत कठिन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह बताना बहुत ही कठिन है कौन सी दहेज की चीजें हैं, कौन सी दान की चीजें हैं। अब परिभाषा का रूप बहुत ही बृहत हो गया है, यानी जो अब परिभाषा हम जो देना चाहते थे, जो हम बताना चाहते हैं कि दहेज कौन सी वस्तु है और दहेज कौन सी वस्तु नहीं है, इसका जो रूप है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। हम छोटे शब्दों में या डायरेक्ट हम कुछ यह नहीं कह सकते हैं कि ये वस्तु दान की है, ये वस्तु दान की नहीं है, परंतु कोई परिभाषा नहीं रह गई है। फिर संशोधन के पश्चात भी विवाह के पूर्व, विवाह के समय या विवाह पश्चात दी गई भेंटें दहेज के अंतर्गत नहीं आती हैं। अब यहाँ पर एक चीज कही गई है, फिर संशोधन के पश्चात संशोधन भी हुआ, और सेक्शन 2 हमसे ये कह रहा है कि चाहे विवाह से पूर्व दी गई हूँ, विवाह के समय दी गई हूँ, विवाह के पश्चात दी गई हूँ, दी गई भेंटें दहेज के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये दहेज के अंतर्गत नहीं आएंगी। नई परिभाषा के अनुसार अब कोई भी संपत्ति यदि विवाह के संबंध में दी गई है तो दहेज होगी। अब नई परिभाषा क्या कहती है, यहाँ पे देखते हैं। नई परिभाषा के अनुसार अब कोई भी संपत्ति यदि विवाह के संबंध में दी गई है तो दहेज होगी। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन ये कह रही है कि चाहे वो कोई भी वस्तु हो, अगर विवाह के वक्त दी जा रही है तो वो दहेज के अंतर्गत होगी, वो दहेज के अंतर्गत मानी जाएगी, और यदि भेंट के रूप में दी गई है तो दहेज नहीं होगी। यहाँ पर देखो, अगर वो दहेज विवाह के समय दी जा रही है तो दहेज की वस्तु कहलाई जाएगी, लेकिन अगर वो व्यक्ति ये कह दे कि भाई मैं तो भेंट स्वरूप दे रहा हूं, मैं तो अपनी इच्छा से दान कर रहा हूं, तो वहां पर वो दहेज नहीं कहलाई जाएगी। यहां पर बड़ी समस्या है, ये सिर्फ लड़की के पक्ष ही साबित कर सकता है कि कौन सी वस्तु दहेज की है, कौन सी भेंट की है, कौन सी दान की है। अब ये समस्या बहुत ज्यादा है कि लड़की पक्ष ही बताएगा, अब लड़की के पास थोड़ी जाएंगे कि कौन सी दहेज है कौन सी नहीं है। यह कहना अत्यंत कठिन होगा कि कौन सी संपत्ति विवाह के संबंध में दी गई है और कौन सी बतौर भेंट के। देखो हमारा एक्ट भी जो है, जो लेखक हैं, लेखक जो बता रहे हैं, ये भी थोड़े कंफ्यूजन रहते हैं इस चीज में कि हम कैसे साबित कर दें कौन सी वस्तु दहेज की है, कौन सी वस्तु दहेज की नहीं है। यहाँ पर देखो, यह कहना कठिन, अत्यंत कठिन होगा कि कौन सी संपत्ति विवाह के संबंध में दी गई है और कौन सी बतौर भेंट के। देने और लेने वालों का प्रत्यय यही होगा कि विवाह के समय, विवाह से पूर्व, विवाह के पश्चात दी गई बस संपत्ति भेंट कहलाए। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर विवाह से पूर्व दी जा रही है, विवाह के समय दी जा रही है, विवाह के पश्चात दी जा रही है, तो वह वस्तु भेंट ही कहलाएगी, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है। अब एक बात यहाँ पे समझो, अगर कोई भी लड़की पक्ष को अगर कोई भेंट दहेज दे रहा है,
वो ये कहे कि जी मैं तो 10,000 रुपये का बेड जो लड़की को दहेज के रूप में दे रहा हूँ। अगर उसने ये कह दिया कि मैं दहेज के रूप में दे रहा हूँ, तो लड़की पक्ष जो दे रहा है वो जेल जाएगा, क्योंकि दहेज देना भी जुर्म है और दहेज लेना भी जुर्म है। तो कोई व्यक्ति दहेज के क्यों देगा? एक तो वो पैसे खर्च कर रहा है, ऊपर से किसी को दान दहेज दे रहा है, ऊपर से वो जेल जाए, तो इसलिए वो दहेज ना कह के वो दान कह देता है उसे। क्योंकि यहाँ पर कह रहा जा रहा है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही जुर्म है। तो इसलिए जो व्यक्ति दहेज देता है वो अपने खुद के दोष को छुपाते हुए वो यह कह देता है कि मैं तो दान दिया है। इस लेखक का निवेदन है कि इससे अच्छी और सरल परिभाषा तो यह होती है कि वह अब संपत्ति जो बतौर भेंट के नहीं दी गई है दहेज कहलाएगी। यानी कि अगर कोई भी ऐसी संपत्ति है जहां पर यह नहीं बताया गया है कि वो भेंट के रूप में, दान के रूप में दी जा रही है, तो वो संपत्ति दहेज के अंतर्गत आ जाएगी। अगर उसने नहीं बताया है बाई चांस के जो मैं ये संपत्ति दे रहा हूं वो मैं दान के रूप में, भेंट के रूप में दे रहा हूं, तो वो दहेज कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर दहेज की जो बात ये है कि हम सिर्फ उन वस्तुओं को दहेज बता सकते हैं जहां पर लड़की पक्ष यह साबित ना कर पाए कि ये वस्तु दान के रूप में दी गई है या भेंट के रूप में। जो उनसे बच जाती हैं दान और भेंट से, वो वस्तुएं दहेज कहलाएंगी। भेंट में दी गई संपत्ति का मूल्य कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात आती है, जो हम भेंट दे सकते हैं वो कितने मूल्य की दे सकते हैं, कोई निर्धारित तो होना चाहिए कि भाई हम कितनी संपत्ति दे सकते हैं। भेंट में दी गई संपत्ति का मूल्य कुछ भी हो सकता है। आप कितनी भी संपत्ति, कितना भी मूल्यवान वस्तु दे सकते हो। संसदीय समिति ने भेंटों की सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया था। जो संसद की जो समिति थी, संसद सदस्यों ने बोला था कि भेंट के रूप में दी जाने वाली जो वस्तु है वो निर्धारित कर दो कि यहाँ पर कितनी वस्तु, मतलब कितनी कीमत तक की वस्तु आप दान कर सकते हो, भेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या रही थी कि तो संसद के सदस्यों ने तो बोला था कि इसकी भेंट की सीमा निर्धारित करो। ऐसे तो व्यक्ति बहुत परेशान रहेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या दे रहे हैं। लेकिन संसदीय समिति ने तो बोला था, लेकिन संसद ने उसे स्वीकार नहीं किया, यानी अस्वीकार कर दिया। भेंट में दी गई संपत्ति का मूल्य कुछ भी हो सकता है। संसदीय समिति ने भेंटों की सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया था, परंतु संसद ने उसे अस्वीकार किया। धारा 3(2) के अंतर्गत भेंट में दी गई संपत्ति पर 2 पाबंदियां लगाई गई हैं। कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई हैं, उन पाबंदियों को हम देखते हैं। प्रथम है, विवाह के समय वर या वधू को दी गई भेंटों की सूची तैयार करनी होगी। और दूसरी, यदि भेंटें वधू पक्ष द्वारा वर को दी गई हैं तो फिर वे दाता की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हानि आवश्यक हैं। यहाँ पर होनी आएगी, यहाँ पे होनी आवश्यक है। यह सूची वर या वधू को दी गई भेंटों की ही बनानी होगी, मतलब वर की भी बनानी होगी और वधू की, दोनों की बनानी होगी। वर पक्ष या वधू पक्ष के किसी भी व्यक्ति को दी गई भेंटों की सूची बनाना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त दोनों ही शर्तें विवाह के पूर्व या पश्चात दी गई भेंटों पर लागू नहीं होती है। इस लेखक का निवेदन है कि विधि की असफलता के बीच हमने इन उपबंधों द्वारा वो दिए हैं, असफलता के वृक्ष को बढ़ने पनपने में क्या देर लगती है। मतलब यहाँ पर कहा गया कि वो जो भेंट दी जा रही है वो पहले दी जाए या बाद में दी जाए और शादी के वक्त दी जाए, लेकिन जो बीज हमने दहेज के रूप में वो दिया है वो बहुत ज़्यादा कड़वा है और कैंसर की तरह आज हमारे समाज में फैल रहा है। अब चाहे कितने ही उपाय कर लो, ये डल चुका है बीज और अब तो ये समस्याएं पैदा करेगा ही। तो यह थी दहेज की प्रथा। दहेज प्रथा की परिभाषा, यानी दहेज की परिभाषा, सॉरी मैं एक लाइन गलत बोल गया था, ये थी दहेज की परिभाषा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप एक नोटबुक ले लो और उस नोटबुक में ये सारे नोट्स बना लो और तैयारी करो। ये आपके APO PCSJ एंड लॉ फील्ड में, LLB सेकंड सेम में, और ये आपकी नॉलेज बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।